नमोऽर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो वार्याडं नमो अध्यायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र, तीसरा अध्याय, जिसमें भरत और ऐरावत क्षेत्र में होने वाले काल परिवर्तन को हमने जाना था। उस सर्पणी और अवसर्पणी, उसमें रहने वाले 6 काल, क्या स्थिति बनती है, वो सारी बातें जानी थी। और अब आगे हम सूत्रों की तरफ बढ़ते हैं। तो आप तत्वार्थ सूत्र निकाल लीजिए, उम्मीद है आप खोले होंगे। 27वें सूत्र में आचार्य देव ने ये कहा था कि षट काल से सहित जो अवसर्पणी और अवसर्पणी हैं, भरत और ऐरावत क्षेत्र में इनका परिवर्तन होता है। तो शेष भूमियों में क्या होता है? तो 28वां सूत्र था ताभ्याम परा भूमियो अवस्थिता, कि उन भरत और ऐरावत क्षेत्र के अलावा, उनके अलावा जो है ना, अपरा, उनके अलावा जो हैं वो भूमियां अवस्थित यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जहाँ जो स्थिति है, जहाँ जो काल की प्रवृत्ति चल रही है, वहाँ वही काल परिवर्तित होता है। ठीक है। इसके बाद 29वें सूत्र पर हम आगे बढ़ते हैं। 29वें सूत्र में उन भोग भूमि जो थी, है ना, इन क्षेत्रों में जो रहने वाली जो जीव हैं, किनके अलावा? भरत और ऐरावत के अलावा। क्योंकि भरत और ऐरावत में जब भोग भूमि चलती है तो वहाँ का वो काल रहता ही है। और देवकुरु, उत्तर कुरु, हेमवत, हिरण्यवत और विदेह और हरि और रम्यक, यहाँ शाश्वत भोग भूमि है। ठीक है ना। तो अब आगे के सूत्रों में आयु बताई है कि इस जम्बूद्वीप में, अथवा जम्बूद्वीप के अलावा और भी हैं भरत ऐरावत, ये 5 हैं सब, है ना। क्योंकि जैसे एक भरत जम्बूद्वीप में है, 2 भरत धात की खंड में है, ठीक है, और 2 भरत पुष्करार्ध में है, तो 5 भरत हैं। ऐसे ये सब 5 हैं। विदेह भी 5 हैं, और एक एक विदेह के 32 भेद हैं, तो 5 विदेह के 160 विदेह कहलाते हैं, है ना। तो अब इन जीवों की क्या आयु होती है, आयु कितनी होती है, वो आगे के सूत्रों में बताई है। तो सबसे पहले हम 29वें सूत्र में देखते हैं। तो 29वें सूत्र में जो जम्बूद्वीप में भरत और ऐरावत, ठीक है, ये जो भूमियां हैं, और शाश्वत कर्म भूमि विदेह, इनको छोड़कर जो शेष भूमियां हैं, उनकी उम्र यहाँ बताई है, क्या उनकी अवस्था होती है आयु की। तो देखें आप 29वां सूत्र निकाल के रखें। क्या है 29वां सूत्र? एक द्वित्रिपल्योपम स्थितो हेमवत काहारी वर्षाइक कुर्वकाः। क्या मतलब हुआ कि हेमवतक, हेमवतक यानी हेमवत, हेमवत जो क्षेत्र है ना, भरत के बिल्कुल हिमवन पर्वत है, और उसके उस तरफ हेमवतक क्षेत्र है। ठीक है, हेमवतक, और फिर लिखा हारी वर्षक। ठीक है, हेमवतक और हारी, उसके बाद हरि पर क्षेत्र जिसे बोलते हैं ना, उसे यहाँ लिखा है। वर्ष दोनों के साथ लगा लेना, हेमवतक वर्ष, ठीक है, हारी वर्ष यानी हेमवत क्षेत्र और हरि क्षेत्र, और तीसरा लिखा देवकुर्वाह। देवकुर्वाह मतलब देवकुरु। तो ये 3 स्थानों में जीव की आयु कितनी होती है? एक द्वित्रिपल्योपम स्थितियों, 1 पल्ल, 2 पल्ल और 3 पल्ल लिखा ना। 1 द्वि त्रि, 1 2 3 पल्योपम स्थितो, पल्योपम की स्थिति वाले होते हैं।
यानी हेमवतक क्षेत्र का नाम है हिमवत, हेमवत, लेकिन उसमें जो जीव रहते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, हेमवतक। ठीक है, जैसे भारत के भारतीय हैं, ठीक है, बंगाली को बंगाली बोलते हैं, तो ऐसे ही जो हेमवत क्षेत्र के जीव हैं उन्हें बोलेंगे हेमवतक। और हरि के जो क्षेत्र हैं वो कहलाएंगे, है ना, हारी। हरि क्षेत्र के जो जीव हैं वो कहलाएंगे हारी। ठीक है, तो ऐसे हेमवत क्षेत्र के जीव, हरि क्षेत्र के जीव और देव कुरवाह। मैंने बताया था कि जो सुमेरु पर्वत है, अब चूंकि अभी जूम पे आने में थोड़ा 1-2 दिन लग सकते हैं, अभी 1-आध दिन और ऐसे यूट्यूब पे चलेगा, तो उसके बाद अब जूम पे मैं आपको चित्र नहीं दिखा सकता इसमें यूट्यूब पे। फिर भी पहले जो चित्र बताए हैं उसकी दृष्टि से आप थोड़ा, आपको यदि स्मरण होगा तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर भी देखो, जैसे बताता हूँ, ये मेरे पास ये अपने जो प्रकाश छावड़ा जी है ना, प्रकाश छावड़ा दिल्ली इंदौर वाले, उन्होंने और उनकी पत्नी ने भी बहुत काम किया है, अभी भी कर रहे हैं। उन्होंने भी एक बहुत बढ़िया काम किया तत्वार सूत्र रेखा चित्र तालिकाओं में, तो वो मेरे पास है, श्रीमती पूजा प्रकाश छावड़ा। तो वो भी काफ़ी काम कर रहे हैं, बहुत शास्त्रों को उन्होंने चार्टों में लिखा है, वो भी मेरे पास है। सो उसमें उन्होंने ये दे रखे हैं। तो देखो, यदि आपको थोड़ा सा बन रहे हो आपके ज्ञान के विषय, है ना, तो ये है। अब लेकिन अब वो यूट्यूब पे उतना वैसा नहीं दिख पाएगा, तो मुझे लग रहा है कि उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है, इसलिए इसे छोड़ते भी आप कल्पना से काम लें। और यदि आपके पास वो मानचित्र है तो आप देख लीजिए। जब जम्बू द्वीप के बीच में आपको सुमेरु पर्वत दिखाई देगा, तो सुमेरु पर्वत के बिल्कुल जड़ से आपको वो गजदंत पर्वत दिखाई दे रहे होंगे, वो ऐसे एक एक निकले हैं, 2 नीचे तरफ और 2 ऊपर तरफ। तो ये नीचे और ऊपर तो हम चित्र की दृष्टि से कह रहे हैं, हकीकत में वो 2 ऊपर तरफ यानी उत्तर दिशा में, और नीचे तरफ जो दिखाई दे रहे हैं वो दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो जो नीचे की स्थिति है वो गजदंत पर्वतों के बीच का जो स्थान है, ऐसे गजदंत पर्वत आ रहे ना, तो उसके जो बीच का स्थान है नीचे की तरफ चित्र में, वो कहलाता है देवकुरु, और हूबहू जो उस तरफ है वो कहलाता है उत्तर कुरु। ठीक है ना, तो यहाँ देवकुरु की बात है। और देवकुरु और उत्तर कुरु ये उत्तम भोग भूमि है, यहाँ हमेशा सुषमा सुषमा काल रहता है, हमेशा सुषमा सुषमा काल रहता है। ठीक है ना, ऐसे ही हरि क्षेत्र और रम्य क्षेत्र, इनमें हमेशा मध्यम भोग भूमि सुषमा काल रहता है। और हेमवतक और हिरण्यवत, यानी हेमवत और हिरण्यवत, इन 2 क्षेत्रों में हमेशा जघन्य भोग भूमि यानी सुषमा दुष्मा काल रहता है, हमेशा रहता है, परिवर्तित नहीं होता, यही रहता है, ये शाश्वत अवस्थित भूमियां हैं। तो यहाँ कौन कौन से क्षेत्र की बात बताई, हेमवत, ठीक है, जो कि जघन्य भोग भूमि रहती है, हरि में रहने वाले जीव जहाँ मध्यम भोग भूमि रहती है, और देवकुरु जहाँ पे उत्तम भोग भूमि रहती है, वहाँ के जीवों की उम्र यहाँ बताई है। वो कितनी है, 1 पल, 2 पल, 3 पल, ऐसे क्रमशः लगा लेना। यानी हेमवत क्षेत्र के जीवों की आयु 1 पल, हरि वर्ष के क्षेत्र की आयु, जीवों की आयु 2 पल, और देवकुरु के जीवों की आयु 3 पल। ठीक है, इस तरह से यहाँ की ये आयु की, और पल मैंने बताया ही था, बहुत बड़ा होता है, असंख्यात वर्षों का एक पल होता है ना। चलो, व्यवहार पल, उद्धार पल और पल्य, तो ये वो जो है ना, व्यवहार पल की बात नहीं है, वो जो बड़ा पल है उसकी बात है। ठीक है, चलो, इसके बाद ये 3 की स्थिति तो बता दी। बाकी जो अब विदेश क्षेत्र के उस तरफ है, रम्यक, हिरण्यवत, है ना, और उत्तर कुरु, उनमें क्या स्थिति है, तो उसके लिए 30वां सूत्र लिखते हैं आचार्य देव, तथोत्तरा। क्या सूत्र है, तथोत्तरा। तथोत्तरा से क्या मतलब है,
कि जैसे यहाँ हमने बताए हैं दक्षिण में, वैसे ही उत्तर में जानना। वैसे ही मतलब जैसे दक्षिण में हेमवत है, यहाँ एक पल्ल की आयु है, तो वहाँ हिरण्यवत में भी एक पल्ल की आयु जानना उत्कृष्ट। ठीक है, यहाँ हरि में 2 पल्ल की बताई, तो वहाँ रम्यक में 2 पल्ल की जानना। और यहाँ देवकुरु में 3 पल्ल की बताई, तो वहाँ उत्तर कुरु में भी 3 पल्ल की आयु जानना है ना। ठीक है, और वहाँ के सब, जैसे यहाँ मनुष्य की आयु बल जैसा कुछ होता है, सब कुछ वैसा वहाँ जानना। तो बस ये इस सूत्र का अर्थ है, तथोत्तरा। और वैसे भी आप मैप में देखेंगे तो सामान्य से बिल्कुल समझ में आ जाता है, क्योंकि गोल है ऐसा जम्बूद्वीप, तो जब स्वाभाविक है यदि उसको बीच के ऐसे 2 हिस्से कर दिए जाए तो 2 बिल्कुल समान हिस्से हो जाएंगे, एक दक्षिण का और एक उत्तर का। तो दक्षिण में नीचे से चलेंगे तो जैसे बढ़ते जाएगा, एक स्थिति के बाद वह वैसा घटते जाएगा, है ना। तो इसलिए ये सूत्र लिखा तथोत्तराः, यानी ऊपर इन जो उत्तर के क्षेत्र हैं वहां यही जैसी स्थिति है। ठीक है, चलिए अब कौन सा क्षेत्र बचा आयु के मामले में? तीनों ही भोग भूमियां हो गई। ठीक है, अब कर्म भूमि बची, और शाश्वत कर्म भूमि में कौन है? विदेह। विदेह क्षेत्र शाश्वत कर्म भूमि है, वहाँ हमेशा चौथा काल रहता है, वहाँ हमेशा मोक्ष जाते हैं, वहाँ से हमेशा जीव सर्वार सिद्धि जाते रहते हैं, वहाँ से 7वें नरक में भी जाते हैं, है ना। तो ये बात अलग है कि वहाँ विदेह क्षेत्र में हमारे अभी पंचम काल जैसा चल रहा है, यहाँ की तरह कुलिंगी कुदेवों के मंदिर, ऐसा धार्मिक विद्वेष, आपस में कषाय, ऐसी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, सुनामी, इस तरह की चीज़ें नहीं होती, है ना। इतनी भयंकर क्रूरता ऐसी वहाँ नहीं होती, और हमेशा नहीं होती। तो विदेह क्षेत्र का महत्व जो है वो इस वजह से है क्योंकि वो शाश्वत कर्म भूमि है, यानी अनादि अनंत काल तक एक पल भी ऐसा कभी नहीं आएगा कि विदेह क्षेत्र में मोक्ष जाने का मार्ग समाप्त हो जाए। हमेशा वहां से मोक्ष जाते रहेंगे और हमेशा तीर्थंकर वहां होते हैं। इस समय भी विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हैं। जम्बूद्वीप संबंधी विदेह में अकेले नहीं, क्योंकि विदेह एक नहीं है, 5 हैं। एक जम्बूद्वीप में, 2 धात की खंड में और 2 पुष्करार्ध में। तो 5 विदेह में 20 तीर्थंकर हैं और वो हमेशा रहते हैं। भरत और ऐरावत में तो केवल सुषमा दुष्मा काल में होते हैं, भोग भूमियों में होते नहीं, लेकिन यहाँ हमेशा होते हैं। और जब कहते हैं ना कि एक साथ 170 तीर्थंकर अधिक से अधिक हो सकते हैं, तो ऐसे ही होते हैं कि जम्बूद्वीप में 1 भरत है, 2 धात की खंड में, 2 पुष्करार्ध में, तो 5 भरत हैं, ऐसी 5 ऐरावत है, और 1 विदेह के 32 भेद है, और 5 विदेह मिला के 160 विदेह क्षेत्र कहे जाते हैं, है ना। तो 160 विदेह में एक साथ एक विदेह में 1 तीर्थंकर हो, तो 160 विदेह में 160 तीर्थंकर, और उसी समय 5 और भरत में और 5 ऐरावत में 1-1 तीर्थंकर, क्योंकि भरत और ऐरावत में एक साथ एक से ज्यादा हो नहीं सकते, एक समय में एक ही रहेंगे। विदेह में भी जहां जिस क्षेत्र में रहते हैं वो बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। तो 32 पंचे 160 विदेह, 160 विदेह और 5 भरत 5 ऐरावत, ऐसे 170 एक साथ तीर्थंकर हो सकते हैं, है ना। और कहते हैं अजितनाथ भगवान के काल में एक समय ऐसा आया था कि एक साथ 170 तीर्थंकर इस ढाई द्वीप में विराजमान थे। बहुत रेयर होता है ऐसा, और कम से कम 20 तो हमेशा रहते हैं। विदेह क्षेत्र में 20 हमेशा रहते हैं, है ना। चलिए, तो वहां विदेह क्षेत्र में जीवों की संख्या कितनी, आयु कितनी होती है, तो उसके लिए आचार्य ने 31वां सूत्र लिखा, और वह क्या है? विदेहेषु संख्येय काला, कि विदेहों में, विदेहेषु विदेहों में, यानी बहुत सारे विदेह है ना, तो विदेहों में संख्येय काला, वहां संख्यात वर्ष की आयु होती है, समय, यानी वहां के जीवों की आयु संख्यात वर्ष की होती है। स्थिति शब्द ऊपर से ले लो तो यहाँ स्थिति को लगा लेना कि विदेह में
संख्यात वर्ष के आयु वाले जीव होते हैं, संख्यात वर्ष की स्थिति वाले जीव होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? अब संख्यात मतलब कितना, ये भी तो प्रश्न खड़ा होता है कि संख्यात मतलब कितना। तो संख्यात यानी चूंकि कर्म भूमि के मनुष्य की, जैसे भोग भूमि में 1 पल्ल 2 पल्ल 3 पल्ल बताई, ऐसे कर्म भूमि में उत्कृष्ट आयु जो होती है किसी जीव की, वो 1 कोटि पूर्व तक हो सकती है। और चूंकि वो संख्यात है इसलिए उन्होंने संख्यात लिख दिया। ठीक है ना? जघन्यंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 1 कोटि पूर्व, तो जघन्यंतर मुहूर्त से उत्कृष्ट 1 कोटि पूर्व, ये सब संख्यात के ही भेद आएंगे, है ना? तो वो वहां लिख दिया कि संख्यात वर्ष, उत्कृष्ट कितना लेना, 1 कोटि पूर्व। और बहुत बड़ा होता है 1 कोटि पूर्व। 1 कोटि पूर्व यानी आप समझ लो 1 करोड़ पूर्व। अब ये पूर्व कितने का होता है, तो पूर्व भी बहुत बड़ा का होता है। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। कितने का? 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है, और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। यानी यदि आपको एक पूर्व की गणना निकालनी हो तो 84 लाख में 84 लाख का गुणा करो। कितना? 84 लाख में 84 लाख का गुणा करो, तो जितनी संख्या आएगी उतने वर्षों का एक पूर्व होता है। और वो आती है 7 नील 5 खरब 60 अरब, है ना? 70,56,000 करोड़ वर्ष। कितना? 70,56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व होता है। इतना बड़ा होता है। और ऐसी जीव की आयु 1 पूर्व नहीं, 2 पूर्व 3 पूर्व, ऐसी 1 करोड़ पूर्व तक उत्कृष्ट आयु हो सकती है। तो आप सोचो कितनी बड़ी आयु होती है। अभी वर्तमान में जो सीमंदर भगवान विराजमान है विदेश क्षेत्र में, उन सीमंदर भगवान की आयु 1 कोटि पूर्व है। यानी जब 1 पूर्व में ही 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं, तो 1 कोटि पूर्व आयु कितनी होती होगी? तो इतनी आयु है सीमंदर भगवान की। समझ में आया ना? है? तो खैर, तो वहां विदेह में ऐसी आयु होती है संख्यात वर्ष। उसके बाद चूंकि जब भरत, यहाँ भी जब तीसरा काल समाप्त होता है, तो जिस समय ऋषभ देव हुए उस समय 1 कोटि पूर्व की आयु वाले जीव रहे थे। और फिर वो जो समय बीतता गया तो घटता गया 120 तक आ गया मामला। समझ, क्योंकि अवसर्पणी काल है ना, उत्सर्पणी में सब बढ़ता जाएगा। अंत में 20 साल आयु बचेगी, उत्सर्पणी होगी तो घट बढ़ती जाएगी और 1 कोटि पूर्व तक होती जाएगी। और भोग भूमि शुरू होगी तो 1 पल्ल, फिर 2 पल्ल, और फिर सुषमा काल आते आते 3 पल्ल हो जाएगी। समझ में है ना? तो ये आयु घट जा रही है लगातार। अब चूंकि विदेश क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है ना? काल का परिवर्तन तो होता नहीं, लेकिन 1 कोटि पूर्व से लेके, है ना, अंतर मुहूर्त तक की आयु वाले जीव वहां होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई विदेश क्षेत्र के में रहने वाले जीवों की आयु की बात। ठीक है, ये सूत्र आपको समझ में आ गया? चलिए, अच्छा, कोई पूछे कि सब कर्मभूमि में भरत और ऐरावत के जीवों की आयु कितनी होती है? अरे तो कर्म भूमि में जो आयु वहां होती है वो यहाँ होती है। भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में भी जब चौथा काल रहता है, यानी सुषमा दुष्मा काल रहता है, सुषमा काल रहता है, तो यहाँ भी उत्कृष्ट 1 कोटि पूर्व आयु हो गई। ऋषभ देव की आयु थी 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व, सोचो तो आप, है मतलब कितनी करोड़ों अरबों वर्ष की आयु थी ऋषभ देव की, जिसमें 1000 वर्ष तो वो मुनि अवस्था में रहे। समझ में आया ना? और फिर 1 कोटि पूर्व से 1000 वर्ष कम उतनी अवस्था अरहंत अवस्था में रहे, है ना? तो बहुत लंबी आयु 1 कोटि पूर्व, क्या समझते हैं? बहुत बड़ी आयु होती है, बहुत बड़ी, हमारी कल्पना से बाहर, है ना? चलो, तो ये आयु की बात यहाँ पूरी हो गई। अब 32वां सूत्र पढ़ते हैं। 32वें सूत्र में अब आपको फिर से थोड़ा सा उस मैप की मदद लेनी पड़ेगी
क्योंकि अब थोड़ा सा फिर नाप तौल की बात आ रही है इस 32वें सूत्र में, कि चूंकि जम्बूद्वीप की बात चल रही ना, तो इस जम्बूद्वीप में जो भरत क्षेत्र है, क्योंकि हम सब भरत क्षेत्र में रहते हैं, तो जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र कितने हिस्से में है, तो उसके लिए आचार्य ने 32वां सूत्र लिखा, वो देखो पढ़ते हैं। सूत्र है, भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 भागा। भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 भागा। समझ में आए ना क्या अर्थ हुआ? कि भरत क्षेत्र का जो विष्कंभ है, भरतस्य विष्कंभो, भरत क्षेत्र का जो विष्कंभ है, विष्कंभ यानी विस्तार, ठीक है ना, जम्बूद्वीपस्य, जम्बूद्वीप के 90 भागा, 90 भागा मतलब 190वां भाग है। यानी जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का है, तो उसमें 190वां हिस्सा किसका है? भरत क्षेत्र का है। समझ में आए ना? उससे दुगना हिमवंत पर्वत का, उससे दुगना हेमवंत क्षेत्र का, है ना, उससे दुगना महाहिमवंत पर्वत का, उससे दुगना हरि क्षेत्र का, उससे दुगना निषद पर्वत का, उससे दुगना विदेह क्षेत्र का 64 भाग, ऐसे फिर घटाते जाओ। तो ऐसे भरत क्षेत्र का 190वां भाग, 526 योजन 6/19 है ना, ये जो बताया था ना, ये जम्बूद्वीप का 190वां भाग बैठता है। ठीक है, और ऊपर ऊपर फिर दुगना होता जाता है। जैसे भरत क्षेत्र के ऊपर हिमवंत पर्वत है, तो वो उसके 2 भाग कर दो। जैसे जम्बू भरत क्षेत्र 1 भाग है, तो इसके ऊपर आएंगे तो 2 भाग, उसके ऊपर हेमवंत क्षेत्र तो 4 भाग, उसके ऊपर महाहिमवंत पर्वत तो उसके 8 भाग, ऐसे करते जाओ तो विदेह क्षेत्र के 64 भाग निकलते हैं। 190 में से 64 भाग तो विदेह क्षेत्र के हैं, है ना, ऐसे करते जाओ। ठीक है, तो ये बात इस सूत्र में कही है। चलिए, हमारे उमाकांत जी बता रहे 16 से प्रकाशित है ये छावड़ा जी का बाल शास्त्र। हाँ है, मेरे पास है, बहुत अच्छा है। ये देखो पीछे, इसके पीछे ये मानचित्र दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, है ना। चलो, और अंदर भी 2 मानचित्र हैं बड़े बड़े, और पूरा चार्ट में अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। गौमट सार का भी सुना है उन्होंने चार्टों में बनाया है, वो चूंकि मुझे प्राप्त नहीं है, लेकिन है वो अच्छा। जो भैया जिनवाणी की सेवा के लिए जीवन देना, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता इस काल में, है ना। और उन्होंने तो पूरा सब कुछ त्याग की निवृत्ति, और अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वो सब, है ना, नौकरी छोड़ के अब है ज्ञान आराधना में लगे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया सूत्र की 190वां भाग है। चलो, इसके बाद आते हैं हम 33वें सूत्र पर। 33वां सूत्र है द्विर्धात्की खंडे। ठीक है, कि जो धात्की खंड है उसमें जो भरत आदि क्षेत्र हैं वो 2-2 है। द्विर्धात्की खंडे यानी जो हमने बताई भरत आदि की बात, वो सब वहां दुगने दुगने हैं। दुगने दुगने कैसे हैं? तो अब थोड़ा सा आप मैप अपने सामने रखो, नहीं है तो कल्पना में रखो। बताया था ना, मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है, सबसे बीच में जम्बूद्वीप है, फिर उसके चारों ओर वलय की आकृति का, चूड़ी की आकृति का लवण समुद्र है, और उसके बाद उसको घेरे हुए कालोदधी समुद्र है, उसको घेरे हुए धात्की खंड है, उसको घेरे हुए नहीं लवण समुद्र, धात्की खंड, ठीक है ना, धात्की खंड, फिर कालोदधी समुद्र, और फिर पुष्करवण द्वीप। ऐसे क्रम गलत हो गया कि बीच में जम्बूद्वीप, उसको घेरे हुए लवण समुद्र, उसको घेरे हुए धात्की खंड, उसको घेरे हुए कालोदधी समुद्र, और उसको घेरे हुए पुष्करार्ध द्वीप, पुष्करवण समुद्र। तो इस क्रम से है। तो जम्बूद्वीप तो बीच में है 1,00,000 योजन का, उसके चारों ओर घेरे हुए है धात्की खंड, लवण समुद्र, वो 2,00,000 योजन का, और उसके बाद धात्की खंड है वो 4,00,000 योजन का। तो उस धात्की खंड में बता रहे हैं कि धात्की खंड में ये सारी चीजें 2-2 हैं। कैसे 2 हैं? तो दरअसल क्या है कि मैंने आपको बताया, जैसे आप उपमा लीजिए टायर,
टायर होता ना, बीच में खाली, चारों ओर वैसा। तो बीच में समझ लो जम्बूद्वीप, लवण समुद्र आ गया। अब जो रचना आपको दिखेगी चित्र में, वो चारों तरफ धात की खंड की है, और वो 4 लाख योजन का है चारों तरफ, है ना। एक तट से दूसरे तट की दूरी 4 लाख योजन। तो इसमें क्या होता है, वो धात की खंड के 2 हिस्से हैं। 2 हिस्से कैसे हैं कि आप मानचित्र में देखेंगे तो ऊपर तरफ और नीचे तरफ, लेकिन उनको हम बोलेंगे उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में। एक तट से दूसरे तट पर, है ना, एक पर्वत है जिसे बोलते ईश्वाकार पर्वत। क्या नाम है उसका? ईश्वाकार पर्वत। तो एक चित्र में ऊपर तरफ है, नीचे तरफ है चित्र में, वैसे उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में एक एक ईश्वाकार पर्वत है। वो कितना लंबा है? तो जितना धात की खंड है 4 लाख योजन का, उतना ही वो है। बिल्कुल लवण समुद्र को एक सिरा लवण समुद्र से को छूता है और दूसरा सिरा कालोदधी समुद्र को छूता है। ऐसे ईशु मानी होता है बाण। तो जैसा बाण बिल्कुल सीधा होता है ना, ऐसे ये बिल्कुल सीधे पर्वत है, ईश्वाकार पर्वत ऐसे बिल्कुल बने हुए हैं। एक उत्तर दिशा में है, एक दक्षिण दिशा में है। तो इन ईश्वाकार पर्वतों की वजह से इस धात की खंड के 2 खंड हो जाते हैं, एक पूर्व धात की खंड और एक पश्चिम धात की खंड। ठीक है, एक पूर्व धात की खंड और एक पश्चिम धात की खंड। ठीक है, अब स्वाभाविक है ना, मान लो जैसे कोई चीज है, वैसे हम भले ही इसके 4 दिशाएं कर दें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन जब हम बीच से इसके हिस्से कर देंगे तो ये पूरा पूर्व कहलाएगा, ये पूरा पश्चिम कहलाएगा। ऐसे ही उन ईश्वाकार पर्वतों की वजह से धात की खंड 2 भागों में बट गया, एक पूर्व धात की खंड और एक पश्चिम धात की खंड। तो जैसे ये 6 वर्षधर पर्वत, भरत आदि 7 क्षेत्र की रचना ये जो जम्बूद्वीप में है, उसी तरह की, थोड़ा सा फर्क है, उसी तरह की 6 वर्षधर पर्वत, 7 क्षेत्र और नदियां वगैरह, वैसी ही रचना यहाँ धात की खंड में है। तो एक पूर्व के हिस्से में रचना है और एक पश्चिम के हिस्से में रचना है ना। तो वो सब दुगने दुगने हो गए धात की खंड में, यानी वहां 2 भरत है, एक पूर्व धात की खंड में, एक पश्चिम धात की खंड में। वहां 2 मेरु हैं, एक पूर्व धात की खंड में, एक पश्चिम धात की खंड में। वहां हरि विदेह, रम्यक विदेह, हिरण्यवत सब 2-2 है, एक पूर्व धात की खंड में, एक पश्चिम धात की खंड में। हिम्मन महाहिम्मन पर्वत आदि भी 2-2 है, एक एक पूर्व धात की खंड में, एक एक पश्चिम धात की खंड में। गंगा नदी भी वहां 2 है, एक पूर्व धात की खंड में, एक पश्चिम धात की खंड में। सिंधु भी 2, पूर्व धात की खंड में, पश्चिम धात की खंड में। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप देखेंगे तो वो इस सूत्र में बताया है द्विर्धात की खंडे, कि धात की खंड नामक दूसरे द्वीप में भरत आदि क्षेत्र 2-2 है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि एक भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप में है, तो धात की खंड में कितने हैं? तो बोले 2 हैं। कहाँ कहाँ? एक पूर्व धात की खंड में और एक पश्चिम धात की खंड में। बस उनकी रचना जम्बूद्वीप में आप देखेंगे, हम समझ ही चुके हैं किस तरह की रचना है, क्योंकि जम्बूद्वीप ऐसा थाली के आकार का है। अब ये बलय की आकृति के हैं, ऐसे गोल। तो यहाँ उनकी रचना है, यहाँ रचना है, तो वहां थोड़ी उस तरह से थोड़ी सी रचना का आकार प्रकार बदल जाता है, लेकिन है वही पैटर्न। बीच में मेरु पर्वत, उसके इस तरफ और उस तरफ विदेह क्षेत्र, और बाकी वो है, लेकिन वो इस तरह के आकार में है ना, ऐसे आकार में। और जम्बूद्वीप में हमने देखा तो बिल्कुल गोलाकार में है सारी चीज, है ना। तो ये फर्क है, लेकिन वो बड़े बहुत हैं, क्योंकि जम्बूद्वीप पूरा 1 लाख योजन का है और धात की खंड चारों तरफ 4 लाख योजन का है हर एक दिशा में। तो उनका विस्तार ज्यादा है बजाय जम्बूद्वीप के। ठीक है ना। तो इस तरह से सब चीजें 2-2 हैं, तो उससे सब लगा लेना कि भरत आदि है ना, है डबल, तो सब चीजें। ठीक है, सुमेरु पर्वत भी 2 है, धात की खंड के पूर्व धात की खंड में और पश्चिमी धात की खंड में। ये सूत्र आपको समझ में आ गया? थोड़ा सा मैप का सहारा आपको लेना पड़ेगा तो और उसमें दिख जाएगा। ठीक है, वहां भी जैसे जम्बूद्वीप का जम्बू वृक्ष की कारण से इसका जम्बूद्वीप नाम पड़ा था, वहां भी धात की नाम का
एक वृक्ष है और वो कोई वनस्पति नहीं है, वो पृथ्वी है ना। तो उसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, धात की खंड। ठीक है, कितने पर्वत हैं यहाँ, वहां भी वो मेरु 2 है। बस ये फर्क है कि सुदर्शन जो जम्बूद्वीप में मेरु है वो 1,00,000 योजन का है, बाकी जो इसमें 2 मेरु है वो 84,84,000 योजन के हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो, हाँ, उसके बाद अगला सूत्र देखते हैं कि जम्बूद्वीप से ये सारी दुगनी चुगनी चीजें धात की खंड में है। अब एक आगे एक द्वीप और भी तो है, कौन सा द्वीप, जम्बूद्वीप के बाद लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाद धात की खंड जिसकी हमने अभी बात की। धात की खंड के चारों ओर एक समुद्र है जिसे कहते कालोदधी, और कालोदधी को घेरे हुए फिर इस पुष्करवर द्वीप है। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये धात की खंड 4,00,000 योजन का है, तो उसके आगे जो समुद्र है कालोदधी वो 8,00,000 योजन का है, और पुष्करवर द्वीप 16,00,000 योजन का है। लेकिन कहा 34वें सूत्र में पुष्करार्धे च, कि पुष्करार्ध में भी ऐसा ही है। कैसा, जैसा कि 33वें सूत्र में कहा है। मतलब जम्बूद्वीप में हमने जो भरत क्षेत्र आदि बताए, पुष्करार्ध में भी दुगने दुगने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पुष्करवर द्वीप जो 16,00,000 योजन का है, उसके बीचों बीच एक मानुषोत्तर पर्वत है। उस कारण से उस क्षेत्र के 2 भेद हो जाते हैं, एक पुष्कर का वो हिस्सा जो अंदर की तरफ है, और एक मानुषोत्तर उस पर्वत के बाहर की तरफ। ठीक है ना, और इन्हीं को मिला के 2.5 द्वीप कहते हैं, एक जम्बूद्वीप, एक धात की खंड, और एक पुष्कर का आधा, उसी को हम बोलते पुष्करार्ध द्वीप। और ये 2.5 द्वीप के आगे मनुष्य नहीं जा सकता। ठीक है, तो जैसे यहाँ दुगने दुगने हैं, ऐसे ही पुष्करार्ध में भी दुगने दुगने हैं, क्योंकि ये भी इसी आकार का है जैसा धात की खंड का है, ऐसे ही पुष्करार्ध द्वीप भी इसी आकार में है। बस फर्क ये है कि धात की खंड 4,00,000 योजन का था, पुष्करवर द्वीप 16 का था, लेकिन अब 8 का बचा, आधा हो गया। तो वहां ये वैसी रचना वहां है। वहां भी ईश्वाकार पर्वत है। ठीक है, ईश्वाकार पर्वत की वजह से ये 2 हिस्से हो जाते हैं, पूर्व पुष्करार्ध और पश्चिम पुष्करार्ध। उसमें भी 2 मेरु पर्वत हैं, उसमें भी 2 भरत हैं, 2 ऐरावत हैं, उसमें भी 2 हिमवन आदि, सब कुछ वैसा ही है, बस उसका विस्तार बदल जाता है, क्योंकि वो 8,00,000 योजन में है ना। तो वहां वो धात की खंड से डबल हो जाती हैं चीजें, लेकिन वैसा रचना उसी तरह की है जैसी धात की खंड में है। तो आप चित्र में देखेंगे 2.5 द्वीप की, तो वो सारी चीजें दिखाई देंगी। जम्बूद्वीप में सब ऐसी रचना है, इसमें सब ऐसी वलय आकृत में है ना, तो ऐसे में सारी रचनाएं है ना। तो इस तरह 5 भरत, कौन कौन से, एक जम्बूद्वीप संबंधी, एक पूर्व धात की खंड, एक पश्चिम धात की खंड, एक पूर्व पुष्करार्ध और एक पश्चिम पुष्करार्ध। ऐसे ही 7 क्षेत्र है ना, 5-5 है। ठीक है ना, विदेह भी 5 है, भरत भी 5 है, सब 5 है। इसी तरह मेरु भी 5 है, केवल बीच का मेरु बड़ा है, बाकी 4 मेरु 84,84 हजार योजन के हैं। ठीक है ना, पंचमेरु की आरती आते हैं ना, 5 मेरु 80 जिनधाम, और मेरु पर्वत पे 16 जिनालय हैं, तो 5 मेरु के 80 जिनालय है ना। तो ये सूत्र हुआ पुष्करार्धे च, कि पुष्करार्ध में भी ऐसा ही है। क्या सा, जैसा कि पिछले सूत्र में बताया। मतलब क्या हुआ कि जम्बूद्वीप में जो क्षेत्र वगैरह हैं वो यहाँ भी दुगने दुगने हैं, जैसे कि धात की खंड में थे। समझ में आया आपको? इस तरह से इसको पुष्करार्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि पुष्कर द्वीप के 2 भेद हो गए है ना। तो ये आधा है ना, तो इसे आर्ध बोलते हैं, है ना। चलो, अब इसे पुष्करार्ध द्वीप का विस्तार तो मैंने आपको बता ही दिया कितना है। अब आगे देखो 35वां सूत्र है, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्या। मनुष्य जो है इस मानुषोत्तर पर्वत के पहले पहले पाए जाते हैं, यानी
मानुषोत्तर पर्वत, यहाँ अंडरस्टूड मान लिया आचार्य ने कि पुष्करार्थ को घेरे हुए जो मानुषोत्तर पर्वत है, जो पुष्कर वर के द्वीप के बिल्कुल बीच में है, ऐसे ही गोल गोल, तो मनुष्य कहाँ होता है, इसके पहले तक होता है। प्राग मतलब पहले, प्राग मनुष्योत्तरात् मनुष्या, मानुषोत्तर पर्वत के पहले तक मनुष्य होते हैं, इसके आगे नहीं होते, और वो ही कहलाते ढाई द्वीप। ठीक है ना, जम्बूद्वीप, धातकी खंड और आधा पुष्कर, तो इसे ही कहते ढाई द्वीप, और इसके आगे मनुष्य नहीं होते। कोई भी नहीं जा सकता, कोई रिद्धि से, है ना, या विद्याधर, ऐसा कोई भी नहीं जा सकता, है ना। वो समुद्र घात में जाते हैं, वो अलग केस है, लेकिन ऐसे शरीर से कोई वहां जा नहीं सकता। और यही कारण है कि अष्टानिका में, चूंकि नंदीश्वर द्वीप 8वां है, तो ढाई द्वीप के आगे जा नहीं सकते, देव जा सकते हैं, तो वो वहां जाके पूजा भक्ति करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ बैठ के करते हैं, है ना। तो अभी कल ही अष्टानिका पूरी हुई, और मैंने अष्टानिका पे नंदीश्वर द्वीप को आपको समझाया भी था। तो आपको पता है ही कि नंदीश्वर द्वीप कहाँ है, कैसे हैं, कैसे 52 चैत्यालय हैं, है ना। सरब परब में बड़ो 28 पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है नंदीश्वर, है ना। चलिए, तो ये हो गया 35वां सूत्र। ठीक है, अब शास्त्र में वो कितना बड़ा है मानुषोत्तर पर्वत, वो सारी चीजें शास्त्र में लिखी हैं, तो आप चाहें तो वो सब देख सकते हैं। शास्त्र में हर एक चीज का वर्णन है, बस आपको जानने की जिज्ञासा हो। ठीक है, तो इस तरह से 35वां सूत्र हुआ। अब आगे आचार्य बताते हैं कि मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि मुख्य बात तो मनुष्यों की अभी कर रहे हैं अब आचार्य। तो 36वां सूत्र लिखा, आर्या मिलेच्छाश्च। समझ में आया ना, क्योंकि मनुष्य की बात कर दी ना आचार्य ने कि मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के पहले पहले तक होते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि कौन से मनुष्य, तो कहते हैं मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आर्या मिलेच्छाश्च, आर्य और मिलेच्छ, ये 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। समझ में आया ना, है ना। आर्य और मिलेच्छ जबरदस्त है। अब आर्य और मिलेच्छ, तो अब हम तो मिलेच्छ तो समझते ही हैं, जो धर्म कर्म ना करें, हिंसात्मक प्रवृत्ति हो, और आर्य जो धर्म कर्म में विश्वास रखें, है ना। तो ये शब्द बहुत आते हैं, आर्य और मिलेच्छ। समयसार की 8वीं गाथा में तो कुंद देव ने व्यवहार न्याय की उपयोगिता बताने के लिए आर्य अनार्य का उदाहरण दिया। जहण अभी सक्कम अड़ज्जो अड़ज्ज भाषा विणा दुगा हेतुम तह व्यवहारेण बिना परमत्व देशण मसक्कम, है ना। कि जैसे अनार्य को अनार्य की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, वैसी व्यवहार के बिन परमार्थ को समझाना अशक्य है। तो वहां उन्होंने दृष्टांत के रूप में लिया। तो 2 प्रकार के मनुष्य हैं, एक आर्य और एक मिलेच्छ। अच्छा, आप और हम जो हैं वो आर्य हैं कि मिलेच्छ हैं? चलो, अब यहाँ पर जरा आज 5 मिनट 7 मिनट पहले मैं कक्षा पूरी कर रहा हूँ, है ना। तो इसके आगे जो बात है, मेरी समझ से अब बहुत जल्दी ही, थोड़ी देर में ही ये अध्याय हमारा पूरे होने वाला है, तो फिर हम 4था अध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी कोई प्रश्न भी हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। अभी जरा हम चर्चा समाप्त करते हैं, ठीक है।